हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ये आपका आज 1 जुलाई 2024 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो आपको दे दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से देखिएगा, क्योंकि पूरे हम जीके के 25 क्वेश्चन उसमें कवर करवाए हैं। साथ ही हमने मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इन सभी के अच्छे खासे टॉपिक आपको बता दिए जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप जरूर से उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। क्लियर है। और गाइस, इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज, आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ताकि हम आपको बिल्कुल सटीक और 100% एक्यूरेट एनालिसिस दे पाएं। तो जब भी एग्जाम हो, क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा, अपने मोबाइल में ही नंबर को सेव कर लीजिएगा। क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं थर्ड शिफ्ट में, उपेंद्र कुशवाहा जी जो कि बरेली से हैं, धीरज शर्मा जी जो कि उज्जैन से हैं, अंजलि सोनी जी जो कि झांसी से हैं, कपिल तिवारी जी जो कि प्रतापपुर से। तो इन सभी ने काफी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस बताए, यहाँ तक कि इन्होंने एग्जैक्ट क्वेश्चंस बता दिए। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस बने 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस बता दिए हैं, जो हम इस वीडियो में कवर करवाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है छोटी सी कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। जीके जीएस करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा पुरंदरदास को। पुरंदरदास, इनको कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है। पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के संस्थापक समर्थकों में से एक है। भगवान कृष्ण के भक्त थे, ध्यान रखिएगा, और व्यापक रूप से कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। ऋषि नारद का अवतार या अवतार इनको माना जाता है, ध्यान रखिएगा, ऋषि नारद का अवतार इनको माना जाता है। और उनकी प्रसिद्ध रचना में दास साहित्य शामिल है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गाइस, त्यागराज और उनके समकालीन श्यामा शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षित, इनको कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन बने कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कैसे कहा जाता है, तीन चार को या नाम याद रखिएगा। त्यागराज, उनके समकालीन श्यामा प्रसाद शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षित, इन तीनों को आपको याद रखना है नाम, क्योंकि संगीत की त्रिमूर्ति पूछिए, 3 नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? तो ये नाटी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का नाटी नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोगों का एक समूह इसे संगीतकारों के साथ करता है। थोरा जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। नृत्य समूह की पोशाक गद्दी या हिमाचली खानाबदोश को दर्शाती है। अब यहाँ पर कुछ और भी स्टेट हमने ले लिए, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन बने आसानी से क्लियर होते चले। मेघालय की बात हम करेंगे। लाहो यहाँ का काफी फेमस नृत्य है। आदिवासी समुदाय इन त्योहारों को मनाने के लिए समूहों में इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो थोड़ा, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला, सोलन, इन जिलों में राजपूतों द्वारा किया जाने वाला एक योद्धा नृत्य होता है। सोला थोड़ा इसका नाम है। और यह चैत्र, वैशाख, अप्रैल, मई का जो महीना होता है, इसमें विषु मेले के दौरान किया जाता है। यह महाभारत से अपनी उत्पत्ति का पता लगाता है। और यह नृत्य खेल और लोक रंगमंच के सूक्ष्म संगम को प्रकट करता है। इसके अलावा एक कश्मीर का है आपका। ईद और रमजान के दिनों जैसे उत्सव के अवसरों पर रऊफ नृत्य का अभ्यास किया जाता है। कश्मीर का यह रऊफ नृत्य, यह महिलाओं के एक समूह द्वारा अपने आमने सामने खड़े होकर, है ना, किया जाता है। लेकिन इस नृत्य शैली की सबसे उल्लेखनीय विशेषता नर्तकियों का फुटवर्क है। यह वसंत ऋतु के दौरान एक सेट पर किया जाने वाला नृत्य है, जो कि कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन है, शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो ये शांति सूचकांक कौन सा है? वैश्विक शांति सूचकांक, ये वाला है, ये वैश्विक शांति सूचकांक। इसमें भारत की रैंक क्या है? गाइस, यहाँ पर एग्जैक्ट ईयर नहीं दिया है कि कौन सा ईयर का पूछा है, तो हम तीनों ईयर आपको बताई दे रहे हैं। क्लियर है। 2022 में 135वां स्थान था भारत का, 2023 में 126वां, 2024 में 116वां। तो इन तीनों में से आपको याद रखना है सभी का, क्योंकि किसी का भी पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, इसके द्वारा संकलित साल 2024 के वैश्विक शांति सूचकांक, क्लियर है, इसमें भारत 116वें स्थान पर है। इस सूचकांक में 163 स्वतंत्र देश और क्षेत्र शामिल है, जिसमें दुनिया की 99.7% आबादी रहती है। इस सूचकांक शांति के स्तर के हिसाब से इन देशों और क्षेत्रों को रैंक करता है। इसमें 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है। साल 2024 में सूचकांक में वैश्विक शांति के स्तर में 0.56 जो प्रतिशत है, इसकी कमी आई है।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो ये जीता 1983 में, 1983 में भारत ने फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराया। 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। भारत ने कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप जीता था। रोजर बिन्नी ने सबसे ज्यादा 18 विकेट अपने नाम किए। क्लियर है। मोहिंदर अमरनाथ सेमीफाइनल और फाइनल दोनों के मैन ऑफ द मैच थे। और 2011 जो विश्व कप था, भारत ने 2011 में फिर से विश्व कप जीता। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब जीता। और भारत ने MS धोनी की कप्तानी में विश्व कप 2011 जीता था। क्लियर है। ICC विश्व कप 2011 का आधिकारिक जो शुभंकर था, इसका नाम है स्टम्पी हाथी। अगला क्वेश्चन है, 2023 में मिनिस्टर किसे बनाया गया? श्रावण कुमार इस तरह से है। अब गाइस यहाँ पर देखिए 2023 में जो कोई सा मिनिस्टर का नाम था, एग्जैक्ट याद नहीं रहा उनको, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए। तो मिनिस्टर वाली लिस्ट का जो वीडियो है हमने एग्जाम टाउन चैनल पर दिया है। एग्जाम टाउन चैनल पर जितना भी नया मंत्रिमंडल है 3.0 मोदी सरकार का, ये सारा हमने कवर करवाया है आपको। तो एग्जाम टाउन जो चैनल है हमारा, उस पर आप जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा। आपको जो है वीडियो मिल जाएगा और अच्छे से देखिएगा, सारा टॉपिक आपका एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे बारे में बात करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है ये। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में 3 भाग हैं, 1 A, B और C। तो अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, ये कहता है। अनुच्छेद 51B राज्य राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। और अनुच्छेद 51C राज्य एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के लिए किस बहुमत की आवश्यकता है? क्लियर है। तो उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और विशेष बहुमत का मतलब है कि सदन की कुल सदस्यता का 50% से ज्यादा बहुमत और सदन में मौजूद और वोट डालने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उदाहरण के लिए अगर लोकसभा में 545 सदस्य है तो उनमें पूर्ण जो बहुमत है 273 होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 21 है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसमें प्रदूषण मुक्त जल, वायु का आनंद लेने का अधिकार भी है। अगर कोई चीज कानून के उल्लंघन में जीवन की गुणवत्ता को खतरे में डालती है या बिगाड़ती है तो नागरिक को जल या वायु के प्रदूषण को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 का सहारा लेने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है? क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है? तो ये सभी नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश के अजी, लहामू, रोपन्नी, हुरकनी, पोनुंग, शेर, मोर। इसके अलावा बुइया, चालो, रेखम, पाडा, पोपीर और वांचो, सारे कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। तो इन्हीं में से बना होगा। आंध्र प्रदेश की बात करें, कुचिपुड़ी, भामाकल्पम, लंबाड़ी, डिमसा, कोलट्टम, बुट्टा और बोम्मालू, ये सारे आंध्र प्रदेश के। असम में क्या? बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महाराज, कली गोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तबल, चोंगली, केनो, झुमुरा और होबजाई। तो ये सारे असम के हैं। बिहार का जट जाटीन, बाखो बखेन, पनवरिया, सामा चकवा और विदेशिया। गुजरात का है गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जूरी, भवाई, ये सारे गुजरात के हो जाएंगे। हरियाणा का झूमर जो कि फेमस है, फाग, डाफ, धमाल, लुर, गुग्गा, खोर और गागोर, ये सारे हरियाणा के हो जाएंगे। और गाइज यहाँ से बेसिकली आपकी हमने अभी तक आपको फर्स्ट सेकंड कवर करवा दिया। ये थर्ड वाला वीडियो एनालिसिस चल रहा है हमारा। अभी तक एनालिसिस की बात करें तो जो हमने ऑलरेडी आपको फर्स्ट सेकंड में बताया वहीं से आज भी आपके जो है एक्स्ट्रा डिटेल बताई फर्स्ट और सेकंड के एनालिसिस में, वहीं से आपका ये निकल कर आ रहा है ये क्वेश्चंस, यानी नृत्य वाले। तो यहाँ से जो डिटेल हम आपको बता रहे हैं ये जरूर से पढ़ के जाएं, सीधे सीधे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के मैदान की जो पिच होती है इसका आयाम क्या होता है? तो 105 मीटर लंबा, 68 मीटर चौड़ा होता है। खेल का मैदान आयताकार होता है और रेखाओं से चिन्हित होता है, जिसमें सीमा रेखाएं कहते हैं जिसको। और
दो लंबी सीमा रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं और दो छोटी रेखाएं लक्ष्य रेखाएं। यह एक आधी रेखा द्वारा दो हिस्सों में बटा गया है जो दो स्पर्श रेखाओं के मध्य बिंदु से जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक क्रांति से संबंधित है? दूसरी पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? अगर क्वेश्चन बना है कि कौन सी औद्योगिक क्रांति से संबंधित नहीं है तो आपका करेक्ट आंसर दूसरी को छोड़कर बाकी सभी गलत रहेगा, सही रहेगा। मतलब दूसरी से संबंधित है, बाकी और किसी से नहीं रहेगा, तो ये आपका इस तरह से रहेगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 भारत में तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी। दूसरी योजना में बुनियादी और भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय नहीं है? तो बुध, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, ये जो ग्रह हैं इनके चारों ओर वलय नहीं है। क्लियर है? सौरमंडल के सभी गैस विशाल ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून इनमें वलय होते हैं। क्लियर है? जबकि जो स्थलीय ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनमें वलय नहीं होते। तो यही पूछा है कि किसमें वलय नहीं होते चारों ओर, तो इनमें नहीं होते हैं। वलय प्रणाली कैसे विकसित होती है इसके बारे में दो सिद्धांत बेसिकली हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 में किस राज्य ने प्रवासन पर निगरानी रखने के लिए कुछ किया था? इस तरह से कोई क्वेश्चन था। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि क्या पैटर्न के साथ था। देखिए, वर्तमान सरकार ने खुद को न्यायसंगत, मानवीय और प्रभावी शरण और प्रवास नीति के लिए प्रतिबद्ध किया है। इस प्रकार यह कानूनी प्रवास को मजबूत करने और अनियमित प्रवास को सीमित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह तभी संभव होगा जब यह प्रवास पर अधिक नियंत्रण हासिल करने में सक्षम होगा। सरकार ने 4 जुलाई 2022 को डच प्रतिनिधि सभा को प्रवास की स्थिति का दूसरा संस्करण भी भेजा था। महाभारत के भीम से संबंधित कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये जो नृत्य है पंडवानी है, पंडवानी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या याद रखना है, ये जो है छत्तीसगढ़ का है, ये तो फेमस है, बट आपको महाभारत से जुड़ा हुआ भीम से रिलेटेड नृत्य ये माना जाता है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का एक एकल नाट्य है जिसका अर्थ है पांडव वाणी, अर्थात पांडव कथा यानी कि महाभारत की कथा। ये कथाएं छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवार छत्तीसगढ़ की जातियों की गायन परंपरा है। प्रधान गोंड की एक उपजाति है और देवार घुमंती जाति है। पंडवानी नामक एक लोक गीत महाभारत के पात्रों की बहादुरी का वर्णन करता है। तो याद रखिएगा, पंडवानी से रिलेटेड कौन है? एक फेमस कलाकार है पंडवानी की, तीजन बाई। इनका नाम जरूर से याद रखिए, हर बार क्वेश्चन इनसे बनता है। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक भरत मुनि है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी आपका वापस से पूछा गया था। भरत मुनि एक प्राचीन भारतीय ज्योतिषी संगीतज्ञ थे। इनका जो जीवन काल है 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा के बीच में माना जाता है। नाट्यशास्त्र संगीत, नाटक और अभिनय से जुड़ा हुआ एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। यह शास्त्र संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से जुड़ी जानकारी देता है। भरत मुनि को नाट्य कला में के भारतीय रूपों का संस्थापक भी माना जाता है और नाट्य शास्त्र ने भारत में नृत्य, संगीत, साहित्य परंपराओं को काफी प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है, वेद विशेष रूप से किस देश से थे? नेपाल, भूटान, म्यांमार, इस तरह से बना था। क्लियर है? तो ये एग्जैक्ट आप बताइएगा कि क्या क्वेश्चन था, सेम पैटर्न के साथ में। अगला क्वेश्चन है, होली का त्योहार किस मौसम में मनाया जाता है? तो ये वसंत के मौसम में मनाया जाता है। इसे रंगों का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है और ये जो वसंत के मौसम के आगमन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी हो जाएगी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट के पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और यह भारतीय राज्य उड़ीसा में स्थित है। समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर है, यानी कि 4925 फीट। महेंद्रगिरी को हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पवित्र स्थल भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू देवता भगवान परशुराम ने यहाँ पर तपस्या की थी। पहाड़ अपने सुंदर प्राकृतिक परिवेश के लिए भी जाने जाते हैं और साहसी उत्साही लोगों के लिए लोकप्रिय ट्रैकिंग गंतव्य है भी ये है। इसके अलावा गाइस अनामुडी भी है। ये भारतीय राज्य केरल के इडुक्की जिले में स्थित एक पर्वत है अनामुडी। ये जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 2695 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है नाईमुड़ी, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक कौन है? इनका नाम है केलुचरण महापात्र। ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक है केलुचरण महापात्र, एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक है थे। इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1926 को। इनकी मृत्यु हुई 2004 को 7 अप्रैल को। ओडिशा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे ये। इसके अलावा गुरु पंकज चरण दास, इनको भी ओडिसी नृत्य का आदि गुरु माना जाता है। ओडिसी नृत्य का आदि गुरु, और उन्हें ओडिशा नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? लावनी हो जाएगा। महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य लावनी है। पारंपरिक गीत और नृत्य का मिश्रण है ये, जिसे आमतौर पर ढोलकी के ताल पर किया जाता है। लावनी को महाराष्ट्र की पहचान माना जाता है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र में लोकप्रिय संगीत की एक ये शैली भी है।
अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? तो ब्रह्मादेय इसको कहा जाता है। चोल शिलालेखों में भूमि की कई श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि वेल्लनउगई, है ना, तो ये गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि है। इसके अलावा ब्रह्मादेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती है। सालाभोग एक स्कूल के रखरखाव के लिए भूमि होती है, जिसको सालाभोग कहते हैं। देवदाना ये तिरुना मट्टुकन्नी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। तो कई यहीं से क्वेश्चन बनाए कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव। इसी तरह ये भी बन सकता है तिरुनाकट्टी, यानी कि मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? देवदाना, है ना। पल्ली छद्दम ये जैन संस्थानों को दान की गई भूमि ये होती है। तो इन सभी के ये नाम है जो कि आपको विशेष करके याद रखना है चोल शिलालेखों के आधार पर या चोल साम्राज्य में क्वेश्चन बनेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चोल साम्राज्य में एक मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को तिरुन मदुक्कनी कहा जाता है। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? तिरुन मदुक्कनी, है ना। तो याद रखिएगा, ये जरूर से बनेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं? एक औद्योगिक प्रक्रिया है ये, जिसका इस्तेमाल 2 या 2 से ज्यादा मिश्रणी द्रव्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, जिसके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको बोला जाता है प्रभाजी आसवन। एक औद्योगिक प्रक्रिया ये होती है। इस प्रक्रिया में मिश्रण के वाष्प संघनन से पहले तरल प्रभाजन स्तंभ के जरिए निकाले जाते हैं या निकल जाते हैं। प्रभाजन स्तंभ को गोल तल फ्लास्क के मुंह पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमादेश रीट किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32। परमादेश रीट ये होती है भारतीय संविधान का आर्टिकल 226 और 32। इसमें परमादेश रीट राइट ऑफ मोमेंडम्स, है ना, मनडम्स यह इसका जिक्र किया है या इसका जिक्र है। इस अनुच्छेदों के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को निचली अदालतों न्यायाधिकरणों के खिलाफ उनकी कानूनी जिम्मेदारी निभाने के लिए परमादेश रीट जारी करने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का इतावली किसे कहते हैं? तेलुगु भाषा को कहा जाता है पूर्व का इतावली। तेलुगु भाषा को पूर्व का इतावली कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में वेनिस के खोजकर्ता निकोलो डी कोंटी इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था और पाया कि तेलुगु भाषा के शब्दों के अंत में स्वर होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इतावली भाषा के होते हैं। तो पूर्व की इतावली इसीलिए तेलुगु कहा जाता है, इसलिए उन्होंने पूर्व का इतावली कहा। तेलुगु भाषा संस्कृत द्रविड़ भाषाओं से मिलकर बनी है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में तीरंदाजी स्पर्धा को कब शामिल किया गया? तो सन 1900 में तीरंदाजी की शुरुआत हुई 1900 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, और अब तक 17 ओलंपियाड में इसका आयोजन किया जा चुका है। ओलंपिक तीरंदाजी स्पर्धाओं में 105 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें फ्रांस सबसे ज्यादा 15 बार शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? इनका नाम है हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया ये जो है केंद्रीय सूचना आयुक्त है, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त। क्लियर है? केंद्रीय सूचना आयोग की अगर अपन बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई। ये सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, और मुख्य सूचना आयोग तो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसलिए संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति के आदेश पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये सारे के सारे 25 के 25 यानी 25 जो क्वेश्चन है हमने आपको इस थर्ड शिफ्ट के भी कवर करवा दिए, यानी कि अभी तक हम 75 क्वेश्चंस कवर करवा चुके हैं आपको जीके के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के करके। और गाइज एक और अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, ये जो पूरे के पूरे क्वेश्चंस है ओल्ड शिफ्ट के जो सारे के सारे क्वेश्चंस है, इसका एक वीडियो हम आपको जीके का देंगे, जीके का एक वीडियो जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे आपके ऑथेंटिक। वो वीडियो हम आपको एग्जाम टाउन चैनल पे देंगे, एग्जाम टाउन चैनल पे। तो आप सभी ने अगर एग्जाम टाउन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। उस पर पूरा जीके का निचोड़ आएगा आपके लिए, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे चारों शिफ्टों में वो सारा का सारा वहां पर हम दे देंगे जीके। तो आप जरूर से देख लीजिएगा उस वीडियो को, वहां से भी काफी हेल्प आपको मिलेंगी। इंग्लिश की बात करेगा, इस क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन बने, आइडम से 2 क्वेश्चन बने हैं, फिलर से 1 क्वेश्चन, सेंटेंस से 3 क्वेश्चन पूछे गए, नरेशन से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया, एंटोनियम सिनोनियम से 5 क्वेश्चंस बने हैं, स्पोर्टिंग एरर से 3 क्वेश्चन, स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन है, वॉइस से 2 क्वेश्चन पूछे गए, पीक्यूआरएस से 1 क्वेश्चन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आपके नहीं बने, प्रीपोजिशन भी देखने को नहीं मिला, 1 वर्ड से 1 क्वेश्चन था आपका, वोकेब भी नहीं देखने को मिली। मैथ्स की बात करें, एसआईसीआई से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन बना है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आया था आपका, सरलीकरण से 3 क्वेश्चन बने हैं, मेंसुरेशन 2D 3D से 2 क्वेश्चन है, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन है, लाभानी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसके अलावा समय कार्य से 2 क्वेश्चन थे, रेलगाड़ी से 1 था, औसत चाल दूरी से 1 से 2 क्वेश्चन थे, डीआई से 3 क्वेश्चन पूछे गए, पाई चार्ट से 1 क्वेश्चन था,
अलजेब्रा से एक क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से भी एक था, बोर्ड मास से भी एक था, ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन थे, प्रायिकता से एक था, शंकु से एक था, सर्कल भी एक ही पूछा गया, आयु से क्वेश्चन नहीं था, अनुपात से एक क्वेश्चन था, विभाजित वाले भी 9 क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगला बात करते हैं रीजनिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन पूछे गए, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन बने हैं, सिमिलर सेट से 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, रक्त संबंध से 1 क्वेश्चन, रिपीटेड सीरीज से 1 क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज से 1 क्वेश्चन है, पांसे से 2 क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 3 क्वेश्चन है, स्लोज से 1 क्वेश्चन बना है, क्वालिफिकेशन से 1 क्वेश्चन है, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन है, मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन है, अगली आकृति कौन सी होगी 1 क्वेश्चन, आकृति में त्रिभुज गिनना वाला 1 क्वेश्चन बना है। तो ये सारे के सारे हमने टॉपिक भी आपको बता दिए, सभी चारों शिफ्टों का क्वेश्चंस और आंसर दोनों हमने बताए आपको। यहाँ तक कि आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ से हेल्प मिली होंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी और यहाँ पर आपको पीडीएफ के अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती है टेलीग्राम पर, तो जरूर से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। हम मिलते हैं 4th शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।